नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी यूजी 2025 आपका नोटिफिकेशन आ गया है। ये कल रात में आया था, बट मैं अभी आपको इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यहाँ पर डेट आपका सारा कुछ दिया हुआ है, देख लो यहाँ पे। लास्ट अपडेटेड ऑन अक्टूबर 28 2025 10 सुबह, आज मतलब 10/7 का सुबह का नोटिफिकेशन है, ये आया है। तो चलिए आइए देखते हैं ये क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि आरआरबी आपका एनटीपीसी लेकर आया है अंडर ग्रेजुएट्स, यानी वैसे बच्चे जिनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, जो केवल 12th पास हैं और ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी, यानी या पार्ट 1 में है या पार्ट 2 में है या पार्ट 3 में है, तो आप इस फॉर्म का भरने के लिए एलिजिबल हैं। अब इसमें आपको क्या क्या प्रोसेस है और किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, कितने फी लगेगा, क्या आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितना एज होना चाहिए, वो सारा अभी हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आप कोशिश करेंगे कि वीडियो को पूरा देखें ताकि सही जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो यहाँ देखो लिखा हुआ है कि द ऑफिशियल नोटिफिकेशन आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल रिक्वायरमेंट 2025 नोटिफिकेशन आ गया है आपका, ठीक है। और ये अंडर ग्रेजुएट है, यानी कि वैसे बच्चे जिनका 12th केवल पास है और ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है। आगे कहता है क्या है यहाँ पर कितना वैकेंसी है वो देख लो। द इंडियन रेलवे हैज अनाउंस्ड द एनटीपीसी यूजी रिक्वायरमेंट टू फिल 3058, यानी 3058 वैकेंसी है आपके पास अलग अलग पोस्ट के लिए। केवल एक पोस्ट के लिए इतना वैकेंसी नहीं है, इसमें कुल 4 पोस्ट दिया गया है और सारे पोस्ट को मिला करके 3058 वैकेंसी है आपके पास। क्या क्या पोस्ट है वो देख लीजिए यहाँ पर। तो ये आपका टोटल वैकेंसी 3058 है। एप्लीकेशन मोड जो होगा वो ऑनलाइन होगा, एग्जाम का मोड भी जैसा कि आपको ऑनलाइन मिलेगा। सीबीटी यहाँ पे लिखा हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सिलेक्शन किस तरीके से होगा ये यहाँ पर दे दिया है। पहला एक सीबीटी होगा, उसके बाद दूसरा सीबीटी होगा, यानी कि आपको 2 ऑनलाइन एग्जाम देना है। उसके बाद स्किल टेस्ट दिया हुआ, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। स्किल टेस्ट में हो सकता है कि कुछ पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग दिया हुआ हो, तो वहां पर आपको टाइपिंग खोजा जाएगा, मेडिकल होगा और तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आते हैं नीचे की ओर तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका डेट है वो, तो जैसा कि मैं आपको बताया था अभी कि ये जो नोटिफिकेशन था वो कल ही आ गया था। नोटिफिकेशन रिलीज 27 अक्टूबर 2025, यानी कि कल ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। आज से इसका फॉर्म भरा जाएगा 28 अक्टूबर 2025, यानी आज से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट जो है वो 27 नवंबर 2025 है। इस फॉर्म का लास्ट भरने का जो डेट है वो 27 नवंबर है, ठीक है। और फी जमा करने का जो अंतिम तिथि है वो 29 नवंबर 2025 दिया हुआ है। अगर मान लो कि आप फॉर्म भरने के दरमियान कुछ गलती कर देते हैं उसमें, तो उसमें जो सुधार का व्यवस्था दिया हुआ है वो दिया हुआ 30 नवंबर से 9 दिसंबर तक इसको आप सुधार कर सकते हैं। अगर किसी तरह का फॉर्म भरने के दरमियान किसी तरह का गलती हो जाता है या कुछ चीजें छूट जाता है, तो उसको सुधारने के लिए आपके पास डेट है 30 नवंबर से 9 दिसंबर तक आप इसमें सुधार कर सकते हैं। अब सीबीटी 1 कब होगा और सीबीटी 2 कब होगा ये अभी अनाउंस करना बाकी है। यहाँ पे लिखा है टू बी अनाउंस्ड, यानी अभी बाकी है, वो आएगा डेट बाद में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लिख रखा है क्या क्या पोस्ट है वो देख लो। तो टोटल इसमें 4 पोस्ट है आपके पास और इन चारों पोस्ट कर ही मिला करके 3058 वैकेंसी है। तो पहला पोस्ट जो है आपका वो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का है, जिसमें 2424 पोस्ट है। इसके बाद अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट का 394 पोस्ट है और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 163 पोस्ट है। ट्रेन्स क्लर्क का आपका 77 पोस्ट है। तो ये सबको अगर मिलाते हैं तो आपका पोस्ट हो जाएगा 3058 वैकेंसी आपको मिलता है यहाँ पर। अब यहाँ पर आते हैं जोनल वाइज, यहाँ पर सीट दिया हुआ है। तो देखो ये जो नोटिफिकेशन है इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे में दिया हुआ है, ठीक है। आप डिटेल्स में जाकर के नीचे देख लीजिएगा, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का और वहां पर इसका फुल पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए आगे करते हैं, ये आप देख लीजिएगा कहाँ से भरना चाहते हैं वो आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म भरिएगा। चलिए यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है कि candidates who wants to apply for RRB NTPC undergraduate recruitment must meet the eligibility criteria set by the Railway Recruitment Board. Meeting the eligibility criteria is mandatory and applicants failing to meet them will be rejected. यानी जो भी इसका क्राइटेरिया होगा वो सारा क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा। अगर उसमें से कोई भी क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले एज की अगर बात करते हैं तो देख लो एज क्या दिया हुआ है।
एज लिमिट यहां दिया, कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 18 से 30 साल, यानी जो व्यक्ति इस फॉर्म को भरेगा उस व्यक्ति का उम्र 18 से 30 साल के बीच का होना चाहिए, यानी 18 से कम नहीं होना चाहिए और 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपका जो एज काउंट किया जाएगा वो 1/1/26 तक का काउंट किया जाएगा, यानी कि आपका अगर आप मान लो 1/1/26 तक अगर आपका उम्र 18 से कम है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 1/1/26 तक अगर आपका एज 30 से ज्यादा हो जाता है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो पहला क्राइटेरिया तो यही दे दिया। हालांकि यहां लिख दिया है हाउएवर एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी सच एज, अब जिनके लिए रिजर्वेशन रहता है, जिनका एज छूट रहता है तो उनको यहां पर मिलेगा, वो यहां पर दे रखा है। क्या क्या रहता है वो देख लो यहाँ पर। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, और यदि आप OBC नॉन क्रीमी लेयर है तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा, और एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विस में भी क्राइटेरिया बांटा हुआ है, SC/ST OBC EWS तो 3 साल 6 साल 8 साल इस तरीके से दिया हुआ है। कुछ वैसे हैं जो PWBD यानी डिसेबिलिटीज के साथ हैं तो उनका क्राइटेरिया भी यहाँ दिया हुआ 10 साल 13 साल 15 साल। और यहाँ पर ग्रुप सी या ग्रुप डी का आप काम कर रहे थे, कम से कम 3 साल अगर आप काम किए हैं तो आपको भी छूट मिलेगा यहाँ पर 40 साल 43 साल और 45 साल, इस तरीके से सारा छूट यहाँ पर दिया हुआ है। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इस फॉर्म भरने के लिए, तो यहाँ क्लियर कट दे दिया है, अप्लीकेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड देयर 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल बोर्ड और इंस्टीट्यूट, कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अब देखो यहाँ क्लियर कर दे दिया कि आपका 12th पास होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा मान लो कि 12th का एग्जाम दिया है और उसका रिजल्ट जो है वो वेटिंग में है तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, यह क्लियर कर दे दिया है। कैंडिडेट्स अवेटिंग फाइनल रिजल्ट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, तो यदि आपका रिजल्ट नहीं है आपके पास तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा यहाँ पर नेशनलिटी तो आप ऑब्वियसली है, यहाँ पर लिख दिया ओनली इंडियन सिटीजन्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द RRB NTPC अंडरग्रेजुएट 2025 एग्जामिनेशन। कैंडिडेट्स फ्रॉम नेपाल भूटान और ताइबेन रिफ्यूजेस हु मीट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एलिजिबिलिटी कंडीशन में ऑल्सो अप्लाई, यानी कि कुछ वैसे लोग जो कहाँ से रिफ्यूजी हैं, नेपाल भूटान और तिब्बत का अगर रिफ्यूजी हैं आप और इंडियन गवर्नमेंट से आपको रिकॉग्नाइज किया जा चुका है तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। अब कुछ बच्चों के मन में होता है कि हम पिछला बार भरे थे या पिछला एग्जाम दिए थे RRB NTPC UG का, तो क्या इस बार आप फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, उसके लिए भी दे दिया है यहाँ पर कि देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर द RRB NTPC एग्जाम, कैंडिडेट्स कैन अपीयर एज मेनी times as they wish provided they continue to satisfy the prescribed age and education qualification। ठीक है, यानी कि अगर आप पहले एग्जाम दे चुके हैं तो इस बार भी एग्जाम आप देने के लिए एलिजिबल है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपका 2 बार हो गया या 3 बार हो गया या 4 बार हो गया, आप एलिजिबल है बशर्ते जो इसका कंडीशन दिया हुआ है, एज वाला कंडीशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर ये सारा आप फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप इसका फॉर्म कितनी बार भी भर सकते हैं, कितनी बार भी एग्जाम दे सकते हैं, बस इसका क्राइटेरिया आपका फुलफिल करना होगा। अगर क्राइटेरिया में कहीं गड़बड़ है तो फिर आप एलिजिबल नहीं रह पाइएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर लिख रखा है क्या ये सारा कुछ यहां दे रखा है, इससे आपको कोई मतलब है नहीं। अब बात करते हैं फी का कि आखिर फी कितना लगेगा, अगर आप इसका फॉर्म भरिएगा तो फी कितना लगेगा। देखो लिख रखा है फॉर अदर कैंडिडेट्स ये 500 रुपया आपको लगने वाला है, लेकिन यहां लिख रखा है क्या कि RS 400 विल बी रिफंडेड आफ्टर डिडक्टिंग बैंक चार्जेस ऑन अपियरिंग इन द फर्स्ट स्टेज CBT, यानी कि जब आपका पहला CBT हो जाएगा, पहला स्टेज आपका एग्जाम हो जाएगा तो ये जो 500 आप दीजिएगा उसमें 500 में से आपको 400 रुपया वापस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कहता है SC ST एक्स सर्विसमैन PW यानी बाकी जितने बच्चे बचे वो उनका फॉर्म का फीस है 250 रुपया। ठीक है, और उसमें से भी यहां लिख दिया है कि जब आप पहला स्टेज का एग्जाम दे दीजिएगा तो उसके बाद ये 250 का 250 रुपया आपका टोटल रिफंड हो जाएगा। किनको रिफंड हो जाएगा? SC ST एक्स सर्विसमैन, PWBD, फीमेल, ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकली EWS यानी EWC जितने भी लोग हैं उन सबका 250 रुपया वापस हो जाएगा। और 500 किनको लगने वाला है? तो 500 लगेगा आपको जनरल कैटेगरी वाले का और OBC वाले का लगेगा 500 रुपया, उनको वापस होगा 400 रुपया, और बाकी लोग का कोई पैसा ही नहीं लग रहा है। 250 आप दीजिएगा और 250 आपको वापस ही हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये वापस कब होगा? पहला CBT होने के बाद आपका ये पैसा वापस हो जाएगा। चलिए अब हम लोग करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है।
तो पहला सिलेक्शन प्रोसेस पहला देता फर्स्ट स्टेज CBT 1 होगा, ठीक है। इसमें से कैंडिडेट्स टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर द नेक्स्ट स्टेज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, और CBT 1 में से कुछ बच्चे सेलेक्ट होकर आएंगे CBT 2 में। जब आप CBT 2 दे दीजिएगा तो CBT 2 में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, टेस्ट कैंडिडेट्स नॉलेज रेलिवेंट टू द पोस्ट दे हैव अप्लाइड फॉर। अब यहाँ CBT में जो एग्जाम होगा वो आपको जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम होगा। टाइपिंग स्किल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट यहां पर भी लिख दिया है, ये आपको अगर कि जिस पोस्ट के लिए आप भरे उसमें अगर इसका जरूरत पड़ेगा तो इसका टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। अब उसके बाद क्या होने वाला है वो देख लो। एग्जाम पैटर्न ये देख लो, CBT 1 में क्या क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न दिया। टोटल नंबर सब क्वेश्चन रहेंगे कितने, 100। सब्जेक्ट आपका क्या है, तो GA रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस रहेगा और रीजनिंग। देखो यहां पर ध्यान से समझना बाबू, बहुत दिमाग खराब होता है इसका। देख लो GA लिखा है, जनरल अवेयरनेस, यानी जीके से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखिए, जो आप जीके रटे हैं ना, जीके से कोई लेना देना नहीं है, स्टैटिक्स क्वेश्चन से लेना देना नहीं है। यहां पर जनरल अवेयरनेस बोला है, जीके नहीं बोला है, कंप्यूटर साइंस नहीं बोला है। तो जनरल अवेयरनेस आप पढ़िएगा, जो कि बैंकिंग सेक्टर में पूछा जाता है। तो ये मेरे ख्याल से एक बदलाव आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन और सब्जेक्ट आपका जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग जो कह लीजिए, 3 सब्जेक्ट रहेगा। 100 क्वेश्चन 90 मिनट के लिए रहेगा। नेगेटिव मार्किंग आपका 1/3, ठीक है, 1/3, यानी 3 क्वेश्चन आप गलत कीजिएगा तो 1 नंबर आपका खत्म हो जाएगा। ये है आपका CBT 1। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, मैथ्स 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, टोटल 100 क्वेश्चन हो गया 100 नंबर का। और आपको बनाने के लिए मिलेगा कितना, 1.5 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है, 90 मिनट का समय मिलेगा। ये पास कर जाइएगा तब आ जाइए CBT 2 में। तो CBT 2 में क्या देख रखा है, देखो जनरल अवेयरनेस यहाँ पे 50 क्वेश्चन हो जाता है 50 नंबर के लिए, मैथ्स 35 क्वेश्चन हो जाएगा 35 नंबर के लिए, रीजनिंग 35 क्वेश्चन हो जाएगा 35 नंबर के लिए। और यहां पर आपको मिलेगा कितना, फिर से वही 1.5 घंटा ही आपको मिलने जा रहा है, ठीक है। इसके बाद है आपके पास अंडरग्रेजुएट सिलेबस। सिलेबस तो आपको पता होगा, देख लो। जनरल अवेयरनेस यहां पर दे रखा है, देखो क्या क्या पूछेगा आपसे वो देख लो। यहां पर जनरल अवेयरनेस, दिस सेक्शन टेस्ट योर नॉलेज फॉर करंट अफेयर्स एंड जनरल टॉपिक्स लाइक्स इंडियन हिस्ट्री, अच्छा दे रखा है, इंडियन हिस्ट्री दे रखा है, ज्योग्राफी दे रखा है, पॉलिटिक्स दे रखा है, इकोनॉमी दे रखा है, साइंस, कंप्यूटर्स भी दे रखा है, इन्वायरमेंट एंड इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। यानी कि मिला जुला कर जैसे पहले से पूछ रहा था वही, बस वहां पर जनरल अवेयरनेस कर दिया। इसके वजह से हमें लगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा अलग पूछता है जनरल अवेयरनेस लिख करके, तो हमें लगा कि उस तरीके से पूछेगा, बट यहाँ क्लियर कट दे रखा है कि नहीं, जैसे पूछ रहा था वैसे ही पूछेगा। बात करते हैं मैथ्स का, तो मैथ्स में आपको टॉपिक सच एज परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारा टॉपिक दिया हुआ है। मैं अगर रीजनिंग का बात करते हैं तो लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, टॉपिक्स इंक्लूड पजल, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगिस, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस तरीके से चीजें पूछा जाएगा। अब सबसे मेन मुद्दा है आपका पैसा, पैसा कितना मिलेगा। तो देखो यहाँ पर लिख रखा है, क्या पैसे का बात करते हैं तो यहाँ विल बी रिसीव ए सैलरी एज पर द 7th पे कमीशन। देखो 8th पे कमीशन आपका आने वाला है, लेकिन अभी जो आप ज्वाइन कीजिएगा इसमें तो आपको 7th पे कमीशन पर ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगा। और उसमें कितना पेमेंट है वो देख लो। तो अगर आप कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, यानी कि जो लेवल 3 है आपका, उसका पेमेंट है 21,700 इनिशियल पे है। ये इन हैंड आपको 40,000 के आसपास इसमें मिलेगा, ठीक है, इसमें 40,000 के आसपास आपको मिलेगा। और ये बाकी तीनों में आपको मिलेगा 36,000 कुछ रुपया इन हैंड आपको मिलेगा, सारा कुछ इंक्लूड करके। इन हैंड की बात कर रहे हैं, मतलब सारा कुछ आप जोड़ लीजिए तो इन हैंड आपको इसमें 40,000 के आसपास जाएगा और इसमें 36,800 कुछ रुपया जाएगा। मैं देख के बता ही देते हैं कितना आपको मिलेगा। इसमें आपको मिलेगा 40,145 रुपया आपको इन हैंड मिलने वाला है, और ये तीनों में आपको मिलना है 36,815 रुपया मिलेगा, ठीक है। 7 पे कमीशन पर चलेगा ये, ठीक है। चलिए, तो ये था। और इसका रीजनिंग का जो भी पोर्शन है, जैसा कि आपको पता होगा कि मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं, तो इसका रीजनिंग का जो भी है वो आपको नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी इलेक्शन का थोड़ा टाइम है तो उसमें व्यस्त है। इलेक्शन के बाद
जैसे इलेक्शन खत्म होगा, यानी कि 16 को काउंटिंग है, तो आप 16 उस सप्ताह को आप खत्म कर दीजिए। उसके नेक्स्ट वीक से आपको रीजनिंग का पूरा इसका मिलेगा, आपको आरआरबी एनटीपीसी यूजी का सारा सिलेबस आपको इसमें मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए और उम्मीद कीजिए। और नहीं तो फिर अगर आपको अलग से बैच करना है तो हमारा बैच आने वाला है, नवंबर में ही आने वाला है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगा यूट्यूब पर ही, कहीं कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है आपको, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस रीजनिंग का आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं हमारे साथ, जो कि आपका स्टार्ट होने वाला है जस्ट नेक्स्ट मंथ में, यानी कि नवंबर में ही आपका लास्ट वीक ऑफ नवंबर में आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार रहेगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।